हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए चला रहा था जो ज्योग्राफी का भौतिक भूगोल का चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक हल पेपर, आप एक तरह से कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। इससे जो आप प्लेलिस्ट में देखे होंगे तमाम सारे प्रश्न टॉपिक वाइज गए हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या, ताकि आपको कतई भूले ना। तो देखिएगा, बहुत ही सारगर्भित तरीके से तैयार किया जाता है ताकि आप उतना जान पाएं जिससे आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं एमसीक्यू टाइप के, और जो प्रश्न विस्तृत में कहीं लिखने के लिए आ जाएंगे तब भी, क्योंकि क्रीम निकाल कर आपको दे दी जा रही है, इसके बाद आप उसको फैलाना कैसे है और कैसे कम शब्दों में लिखना है ये जान गए होंगे, क्योंकि सारे लोग एकदम वेल तरीके से पढ़े लिखे और समझदार हैं। ठीक है ना जी। तो आइए, फिलहाल हमको टीजीटी पीजीटी जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं उन पे चर्चा करनी है। उसी से संबंधित ये वीडियो बनाया जा रहा है जो आपके लिए बेहतर होगा। बस आप बने रहकर देखिए। देखिए, इसके पहले एक वीडियो आपका गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें आप पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, एक तारक क्या है, द्वैतारक क्या है, या द्वैतवाद अद्वैतवाद क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आज ठीक है, आपको प्रत्येक जो परिकल्पनाएं हैं, पिछली क्लास में भी एक का बताया गया था, चैम्बरलिन का, इसके कांट का बताया गया था। अब इसमें आपको लाप्लास, आज चैम्बरलिन, देखते हैं कितना हो पाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लाप्लास को देखेंगे और जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एग्जाम की दृष्टि से सबको लेने का प्रयास करते हैं। आइए, लाप्लास। ठीक है, देखिए, इसको कहते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। अब यहां से पॉइंट वाइज हम आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या जरूरी। देखिए, कोई भी परिकल्पना है उसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर बात करनी है। परिचय, जहां से क्वेश्चन आता है, फिर व्याख्या हम लोग देख लेंगे, और इसके बाद मूल्यांकन कह लीजिए या आलोचना कह लीजिए। ये 3 पॉइंट पर बात होती है जहां आपको लिखना होता है। ठीक, और उसी से मेन पॉइंट चुराए गए हैं। ठीक है ना जी। आइए, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि लाप्लास की निहारिका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना कांट की परिकल्पना पर सुधार पर आधारित है। ठीक है, मतलब जो कांट ने परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उन्हीं की परिकल्पना में ये सुधार किए थे, और सुधार कर उनकी जो कमियां थी, उनकी जो गलतियां थी, ठीक है, उनको समाप्त करके ये अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किए थे। कौन? लाप्लास। अब देखिए,
लिखेंगे लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना 1700 कब, देखिएगा 1796 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब किया? 1796 ईस्वी में। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इनकी परिकल्पना भी एक तारे पर आधारित है। यह भी पूछा जाता है, ये एक तारे से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं उनमें इनकी परिकल्पना शामिल है, तो ये भी लिख लीजिएगा, इनकी परिकल्पना एक तारे पर आधारित है। ठीक है, एक तारे पर आधारित है। देखिए, जहां कांट ने आद्य पदार्थ से निहारिका की उत्पत्ति मानी, वहीं डायरेक्ट, ठीक है, लाप्लास ने यही बता दिया कि ब्रह्मांड में एक निहारिका थी, मतलब उसके पहले की बात समाप्त कर दिए। ठीक, क्योंकि उसको लेकर प्रश्न आलोचनाएं की गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक स्टेप आगे से अपनी बात शुरू की। आप देखिए, इन्होंने जो अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है उससे संबंधित एक पुस्तक है, कभी वो भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना, लाप्लास ने, कलर अलग कर लीजिए, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना, ठीक है, अपनी निहारिका परिकल्पना अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम है इस पुस्तक का, देख लीजिए, एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एक तरह से परिचय। ठीक है, अब इसकी व्याख्या क्या क्या इन्होंने बताया है आप डाल सकते हैं व्याख्या में कि क्या क्या बात इन्होंने की है। मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि जो बच्चे अभी ऐसे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी बीए में हैं, जिनका सब्जेक्ट भूगोल है, ताकि उनको लिखने के लिए आए तो अपनी बात कह सकें और लिख सकें 3 से 3.5 4 पेज, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाता है। खैर, आप पॉइंट वाइज नोट कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज अपना नोट करते जाइए, ठीक ना जी। आगे लिखेंगे, इनका मानना था कि ब्रह्मांड में
पहले से ही एक निहारिका या नेबुला थी। निहारिका या नेबुला थी। पहले से एक निहारिका या नेबुला थी जो विशाल एवं तप्त थी। जो विशाल एवं क्या थी? तप्त थी। देखिए, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, किताब की तरह क्लिष्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप इसको दूसरे से बता सकते हैं ताकि आपका ज्ञान अस्थायी हो सके। ठीक है, और अध्यापन के कार्य से आगे चल के जुड़ने वाले हैं तो आपको ये चाहिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अगर किसी से बता ले जाते हैं तो फिर वो जिंदगी में भूलता नहीं है। क्लियर? आगे फिर देखिए, इनका ये क्या कहे कि यह निहारिका आगे चलकर शीतल होने के कारण सिकुड़ने लगी जिससे इसका आकार छोटा हो गया। ठीक है, मेन चीज आप पकड़ लीजिए। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी, कालांतर में वह ठंडी यानी शीतल होकर सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ेगी तो उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब देखिए, ठीक, अब देखिए, जब आकार छोटा हो गया तो इसकी गति तीव्र हो गई। यहां भी जो कांट की परिकल्पना थी, उन्होंने बड़ा होने के बाद गति तीव्र कर दी थी, इसलिए नियम के विपरीत चला गया था। तो इन्होंने उसको दूर किया और बताया कि आकार छोटा होने के कारण उसकी गति में वृद्धि हुई और केंद्रापसारी बल के कारण बीच से एक भाग छल्ले के रूप में अलग हो गया। ठीक है, कारण बीच से एक भाग छल्ले के रूप में अलग हो गया। ठीक है, एक चीज यहां और ध्यान देना है, जैसे कांट ने बताया था कि 9 छल्ले बारी बारी से अलग हुए थे निहारिका से। ठीक है, और इन्होंने बताया कि एक छल्ला अलग हुआ था, फिर वो 9 छल्लों में बंट गया। ठीक है, और उन्हीं 9 छल्लों के ठंडे होने से, अलग अलग भागों में टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, हो गया। आगे और लास्ट लाइन लिखिएगा, लाप्लास के अनुसार यही छल्ला 9 छल्लों
में बंटा जिसके ठंडे होने से नवग्रहों का निर्माण हुआ। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि 9 ही ग्रह क्यों बने। अब बन गए तो बन गए, इसमें क्या करना है। और लास्ट में मूल्यांकन कर लीजिएगा, मूल्यांकन, ठीक है। अब मूल्यांकन में आपको आलोचना और विशेषताएं दोनों बतानी होती हैं। तो आप बताइएगा कि यह परिकल्पना कांट के द्वारा जो परिकल्पना दी गई थी उसमें बहुत सारा संशोधन करके प्रस्तुत की गई, जिससे बहुत ज्यादा अशुद्धि रहित है, फिर भी इसकी मान्यताएं ही इसका क्या है, इसकी मान्यताएं ही इसके आलोचना का कारण बनती हैं। तो मान्यताओं को बताते हुए आप आलोचना लिख दे दिएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यद्यपि कि यह परिकल्पना कांट से अधिक सुधार लिए है, फिर भी इसकी मान्यताओं के आधार पर आलोचना की जाती है। आलोचना की जाती है। क्लियर। तो ये हो गया लाप्लास। यहां से आपको अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन तो यही बनेगा, निहारिका परिकल्पना किसने दिया है, ठीक है, किसने दिया है, तो लाप्लास ने। कांट की परिकल्पना को सुधार कर किसने प्रस्तुत किया, तो लाप्लास ने, ठीक है, किसने, लाप्लास ने। और आपसे बन सकता है कि लाप्लास कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। इन्होंने अपनी परिकल्पना कब प्रस्तुत की, तो 1796 में। और एक चीज, इनकी पुस्तक का क्या नाम है। इस तरह से अगर आप पढ़कर प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। यह परिकल्पना कैसी है, तो एक तारक परिकल्पना थी। अब हम बात करेंगे द्वैतारक परिकल्पना पर आधारित। देखिएगा, चैम्बरलिन, किसकी, चैम्बरलिन की परिकल्पना। लिखेंगे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, थोड़ा और बड़ा लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी बड़ा कर देते हैं। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। फिर भी देखिए, ठीक उसी तरह से इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, पहले परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसका भी तरीका वही है। कोई भी चीज जब आप पार्ट पार्ट में बांट लेते हैं, डिवाइड एंड रूल, ठीक, फूट डालो राज्य करो, जो अंग्रेजों का सिद्धांत था। कोई भी सिद्धांत हो, कोई परिकल्पना हो, जब उसको आप
अलग अलग भागों में बांट लेते हैं कि अच्छा ये परिचय है, ये व्याख्या है, ये आलोचना है, तो निश्चित रूप से प्रस्तुतिकरण भी आपका अच्छा होता है और आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से बैठती हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कल एक नोटिफिकेशन आया है, चैनल पर आपको न्यूज दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, जो बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, उसके लिए एक खुशखबरी आ गई कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं थी वो दूर कर ली गई हैं, ठीक है ना जी। तो 9017 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, भगवान ने चाहा अगर, ठीक। और आयोग हर साल एग्जाम कराता, आप जानते हैं पीसीएस का, तो अगर उसने थोड़ी सी तत्परता दिखाई तो 2026 आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं, ठीक है ना जी। तो और विद्यार्थी प्रतियोगी अगर हार जाएगा इस तरह से, ठीक, उदास हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। और यही धैर्य होता है, और धैर्य की परीक्षा यही होती है। अगर इसमें कोई डगमगाया तो फिर वो दिक्कत में आ जाएगा। नहीं तो निश्चित रूप से आपको 2026 तक नौकरी मिलेगी, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत बहुत जरूरी भाई। अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना दो तारों पर आधारित है, यानी द्वैतवाद से संबंधित है। लिखेंगे चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना क्या है? ग्रहण परिकल्पना द्वैतवाद से संबंधित है। द्वैतवाद मतलब दो तारों पर आधारित है, ठीक है। फिर लिख लेंगे, इन्होंने अपनी परिकल्पना कब? 1905 में दी है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इन्होंने अपनी परिकल्पना कब? 1905 में दी है। 1905 में। कब? 1905 में, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ और पर बात करती है, जैसे वायुमंडल की उत्पत्ति की बात करती है, स्थल के निर्माण की बात करती है, ठीक है, महासागरों की उत्पत्ति की बात करती है। तो ये भी आपको जान लेना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। लिखेंगे, यह परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल, महासागर तथा स्थल या महाद्वीपों के निर्माण पर भी प्रकाश डालती है। प्रकाश डालती है, चैम्बरलिन। आइए इसके बाद हम बात करें देखिए, अब आप यहां व्याख्या के रूप में ले सकते हैं। व्याख्या क्या? व्याख्या लिखेंगे कि इनका मानना था
था कि ब्रह्मांड में सूर्य के साथ उसका एक साथी तारा भी था। सूर्य के साथ उसका एक साथी तारा भी था। ठीक, उनका मानना था कि सूर्य के साथ ब्रह्मांड में उसका एक साथी तारा भी था, मतलब दो तारा हो गया। और एक चीज ये मान लिए, क्या ये कहे कि सूर्य उस समय तप्त एवं गैस युक्त नहीं था, बल्कि ठोस था। क्या था? ठोस था। तो ये चीज लिखेंगे, देखिए जो बारीकियां हैं हर परिकल्पना की उसको निकाल कर रखा गया है, ठीक है ना जी। हाँ, क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रारंभ में सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, बल्कि ठोस पदार्थों से निर्मित था। लिख लेंगे प्रारंभ, अब ये आलोचना कारण भी बनेगा। प्रारंभ में सूर्य तप्त एवं गैस युक्त नहीं था, बल्कि ठोस पदार्थों से निर्मित विशाल आकार वाला था। ठीक है, ठोस पदार्थों से निर्मित क्या था? विशाल आकार वाला था। अब देखिए आगे क्या, साथी तारा घूमते घूमते इसके पास आता है। अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ऐसे देख लीजिए। अगर ये दो बॉक्स में बना दूं, पहले एक बॉक्स में समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है और ये आपका साथी तारा है। क्या है? साथी तारा है। ठीक है, इसके पास घूमता हुआ जब ये आता है, इसी से सूर्य से बहुत सारे पदार्थ, ठीक है, क्या होते हैं, निकलकर इस साथी तारे के आकर्षण से बाहर हो जाते हैं, निकलकर घूमने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से घूमने लगते हैं साथी तारे के आकर्षण से। और यही जब साथी तारा आगे निकल जाता है तो यही जो छोटे छोटे पदार्थ थे आपस में टकराने लगते हैं। आपस में टकराकर इसमें ऊष्मा क्या होती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। क्या होती है? ऊष्मा पैदा होती है और ऊष्मा पैदा होकर ये आपस में जुड़ने लगते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ने लगते हैं। तो इसी जुड़ने के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसमें कुछ छोटे थे कण, कुछ बड़े कण थे, तो बड़े कणों पर छोटे कण आकर क्या होने लगे, बैठने लगे, जुड़ने लगे। तो इस तरह से जुड़ने से 9 ग्रह बने हैं। कितना? 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कौन? ये कह रहे हैं चैम्बरलिन। ठीक है, कौन कह रहा है? चैम्बरलिन। क्यों और कैसे मत हमसे पूछिएगा, क्योंकि इसमें क्यों और कैसे कोई अध्यापक नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिसका विचार है, ठीक है, यानी देखिए ये सूर्य आप बना लीजिएगा और क्यों और कैसे कह के तभी तो आलोचना हुई है। ये सूर्य है और इसके बाद देखिए कुछ जो बड़े कण थे, बड़े कण
आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। इसी के आसपास छोटे कण आकर क्या हो गए, जुड़ने लगे, और इसी से आपके 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, 9 ग्रह बने। बस इतनी सी बात है। क्या है, इतनी सी बात है। अब इसी को आप लिख लेंगे आगे। देखिए पीछे, हाँ लिखेंगे साथी तारे के पास आने से तथा उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य से बहुत से पदार्थ छोटे बड़े कणों के रूप में अलग होकर घूमने लगे, जिसे ग्रहाणु कहा गया। जिसे क्या कहा गया, ग्रहाणु। जिसे ग्रहाणु कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, ग्रहाणु। देखिए जिसे ग्रहाणु कहा गया। फिर आगे लिख लेंगे इसी ग्रहाणुओं में आपसी टकराहट कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई। कारण क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक, उस पर ऐसे ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे यह आपस में चिपक कर या चिपकने लगे तथा नीहारिका का निर्माण हुआ। ठीक है, नीहारिका का निर्माण हुआ। कालांतर में इसी नीहारिका से 9 ग्रह बने। ठीक है, लिख लेंगे आगे चलकर इसी नीहारिका से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ।
ठीक है, तो देखिए बात यही, अब अगला जो रहेगा वो डायरेक्ट निहारिका, ग्रहाणु नहीं, डायरेक्ट निहारिका की ही बात कर लेंगे। जैसे इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, अब मैं इसको ज्यादा खींचने का काम नहीं कर रहा हूं, आप इसको समझ गए होंगे। यहां से जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, वो आप कर ले जाएंगे, कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए, ठीक ना जी। हाँ देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, मूल्यांकन कर लीजिएगा, मूल्यांकन, वही एक लाइन लिख लीजिएगा, इनकी भी मान्यताएं इनकी आलोचना का कारण बनी। अब देखिए बस 2 परिकल्पनाएं आपको पढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत वही होने लगेगी। इसके बाद आपको अभी किसकी परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना, होयलस की 3 परिकल्पना और बतानी है, वो इसके बाद वाली वीडियो में जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए।